कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अभिलाष के मंसूबों पर पानी फिर चुका था और वो गुस्से से भरा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तिरछा मुस्कुराया और अपने दोस्तों से बोला, मुझे जरा गौरांगी के घर तक छोड़ दो तो। पर अभिलाष, एक बार डॉक्टर से मिल लो, पट्टी करवा लो, उनमें से एक बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, गौरांगी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, उसके लिए ये दर्द भी मैं सह लूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उधर अर्धांग और गौरांगी रोड पर खड़े थे, जिसमें अर्धांग तो गाड़ी ठीक करने में बिजी था और गौरांगी उसे कोसने में। सुनाई दे रहा है मुझे, वो बोला। हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ कि कहाँ से उठा लाए हो ये कबाड़। गाड़ी के शोरूम से, अर्धांग आराम से बोला। तो वहीं वापस करके इसे एक ऑटो खरीद लो, कम से कम इससे तो अच्छा होगा। अच्छा, वहाँ तो तुम्हारे रिश्तेदार काम करते हैं जो इसे वापस ले लेंगे। कहना क्या चाहते हो तुम कि मेरे रिश्तेदार पागल हैं? मैंने ऐसा कब बोला? अच्छा, मतलब तो वही है, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो उस पुरानी गाड़ी को चेंज कर लेगा। वो चिल्लाकर बोली। जितना दिखती हो उतनी बेवकूफ़ नहीं हो, इनफैक्ट काफ़ी समझदार हो। अर्धांग फिर एक बार बेहद आराम से बोला तो गौरांगी निःशब्द हो गई। वो ऐसा ही था, जितना वो चीखती तिलमिलाती उतना ही वो आराम से उसे जवाब देता। उसका गुस्सा सिर्फ उसकी आंखों तक ही रहता उसके साथ। अब चलो या फिर यहीं रहना है, अर्धांग गाड़ी के पास आकर बोला तो वो पलटी। पता है, तुम मुझे मेन बात से भटका देते हो, वो कुछ याद करके बोली तो अर्धांग ने उसे इंटेंस लुक दिया और आकर पॉकेट में हाथ डाल खड़ा हो गया उसकी नई बात सुनने के लिए। वो मैं ये बोल रही थी। उसने उस पर नज़र जमा कर कहा। तो मैं ये कहना चाहती थी। हाँ बोलो। पहले तुम मुझे देखना बंद करो, मैं बात ही भूल जाती हूँ। ये मैं नहीं कर सकता, वो सपाट शब्दों में बोला। मुझे घर जाना है, वो लाचारगी से बोली। सच में वो सब भूल ही जाती थी उसके सामने। तो मैं कुछ और कर रहा था, आओ चलो। वो आगे बढ़ उसके दुपट्टे को सर से डालते हुए उसके कानों को ढक कर बोला। स्टॉल लेकर चला करो, बाहर बहुत ठंड है। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज़ें एक मधुर ध्वनि छेड़ रही थी। राधा रानी और कृष्ण कन्हई के प्रेम की नगरी में एक नए से पर उसी भाव के प्रेम का आगाज हो रहा था। बस देखना यह है कि इनकी किस्मत इन्हें कहाँ ले जाती है। गौरांगी ने पलके उठाकर देखा। अर्धांग की आंखें उसके लिए असीम प्यार, इज्जत और निस्वार्थ भाव से छलक रही थी। वो खुद को हारी हुई महसूस कर रही थी उसके आगे। उसने बस गहरी सांस ली और गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ एक नया पड़ाव उसके इंतज़ार में था। घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सामने श्याम मोहन, ललिता बुआ और विविधा चाची और वसुधा बिल्कुल शांत बैठे थे। बाकी आराधना कुकू को लेकर एक तरफ बैठी उसकी तरफ ही देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। बाकी अनुराधा, सुप्रिया और कान्हा एक तरफ खड़े सामने देख रहे थे। उसने भी उसी दिशा में नज़र घुमाई और सन्न रह गई। केशव डॉक्टर के साथ खड़ा अभिलाष की पट्टी करवा रहा था। जैसे ही अभिलाष की नज़र उस पर पड़ी, वो कातिल सा मुस्कुराया। गौरांगी समझ गई कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। माहौल तूफान से पहले आने वाली शांति के जैसा था। गौरांगी एक तरफ खड़ी हो गई। तो चलता हूँ आंटी, अब गौरांगी तो घर आ गई है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बड़ा एहसान है बेटा आपका, जो आपने इतना समझा हमें, नहीं तो हमारे खुद के बच्चे हमें नहीं समझते। विविधा गुस्से और तकलीफ के मिले जुले भाव में उससे बोली। उसने जाते जाते एक बार फिर तिरछा गौरांगी की तरफ देखा और बाहर निकल गया। माँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बस एक शब्द नहीं, वसुधा चिल्लाई। शर्म नहीं आती अपने बाप की इज्जत का ढिढोरा पीटते हुए? ये भी नहीं सोचा हम पर क्या बीतेगी? अच्छा हुआ जो आज तुम्हारे बाबूजी घर पर नहीं थे, होते तो ये जो अभिलाष जी की हालत और तुम्हारे कारनामे सुनते तो आज ना जाने क्या होता। पर मैंने क्या किया माँ? वो भरे हुए गले से बोली। क्या किया? देखा जीजी कैसे आंखें मिलाकर पूछ रही है हमसे। वो ललिता की तरफ देखकर बोली। पहले उनके दोस्तों के सामने उनका अपमान किया, फिर उस पड़ोस के गुंडे लड़के से बोलकर उनकी पिटाई करवाई। अरे जीजी, मुझे तो इस लड़की के लक्षण पहले से पता थे, ये करना ही नहीं चाहती थी ये शादी।
सही कहती है विविधा, जो कुंडली में लिखा है उसके लक्षण बनने लगते हैं जीजी। मैं ही मूर्ख थी जो अपने संस्कारों पर यकीन करती थी, पर आज हो गया साबित। बोल, क्या रिश्ता है उस सामने वाले घर के लड़के से तेरा? कुछ नहीं है माँ, वो अब वाकई रो पड़ी थी। अच्छा, तो काहे लड़ने गया था वो तेरे लिए? हे कृष्ण कन्हैया, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? जिस घर की तरफ मुँह कर हम पानी नहीं पीते, वहाँ के उस गुंडे लड़के से ये दोस्ती किए है। ललिता बुआ बोली। माँ, कुछ नहीं है उसके और मेरे बीच में, वो पूरी ताकत से चिल्लाई। शुक्र है अभिलाष जी का सब जान कर भी तुझसे रिश्ता करने को तैयार हो गए हैं, वरना और कोई होता तो कब का ना जाने क्या हो गया होता। माँ शांत हो जाइए, एक बार उसकी बात भी तो सुन लीजिए। क्या सुनूं आराधना? वो लड़का क्यों गया वहाँ, इससे यही पूछ ले, है जवाब इसके पास। चल मान लिया सब गलत है, सिर्फ यही सही है, पर वो लड़का वहाँ क्या कर रहा था? वसुधा अपनी पूरी ताकत से बोली। गौरांगी, क्या हुआ था? केशव ने उसके कंधे पकड़ खुद की तरफ मोड़कर पूछा। अभिलाष जी के दोस्तों की आदत अच्छी नहीं थी भैया। चुप हो जा, वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले वसुधा फिर चिल्लाई। माँ, मेरा यकीन करो। नहीं है यकीन, उनका कहा कभी गलत नहीं होता। आज पता चल गया है मुझे, तू कुलद्रोही बनेगी अगर यही हाल रहा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज से तेरा बाहर आना जाना बंद, नहीं जाएगी तू कहीं, समझी? बोल उन्होंने उसका हाथ पकड़ रूम की तरफ धकेल दिया। माँ, क्या कर रही हैं? आराधना उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। कोई कुछ नहीं बोलेगा, और सभी ध्यान से सुन लो, कोई इस घर की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसका यही हाल होगा। अब जाओ सब लोग। भाभी शांत हो जाइए, भैया आते होंगे, श्याम मोहन जी आगे आकर बोले तो सब धीरे धीरे अपनी जगह से जाने लगे। उधर अर्धांग के घर में आते ही उसे अंदर से आती हुई आवाज़ें कुछ नई सी लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। सामने बैठी हुई लड़की की दो आंखों ने जब उसे देखा तो वो देखती ही रह गई। वो था ही इतना खूबसूरत, और उसकी वो ग्रेनिश सी आंखें जिनसे वो सिर्फ नज़र उठा गौरांगी को ही देखता। उनसे किसी और पर उपकार करना उसकी फितरत को भी गंवारा नहीं था। अर्धांग, वहीं बैठी अभियंता ने उसे पुकारा। जी चाची, उसने गहरी सांस लेकर मुड़कर कहा। इनसे मिलो, ये सोना के मम्मी पापा हैं, और ये सोना की बहन नयनतारा। उन्होंने एक वेल ड्रेस्ड, होठों पर लिपस्टिक लगाए, बालों को फ्रेंच लुक दिए, एक जिसकी हर अदा से लग रहा था कि वो कितनी दीवानी है अर्धांग की, उसकी तरफ इशारा कर कहा। हेलो, उसने हल्की सी नज़र डाल उनसे कहा। आओ बैठो बेटा। सोना की माँ मीनाक्षी और पापा देवराज भी उसकी गजब की पर्सनालिटी देख उससे इम्प्रेस होकर बोले। उन्हें उसके काम और किसी भी बदनामी से वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं, ऊपर से नयनतारा की जिद, और उसे देख वाकई उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर रस हो रहा था। वहीं बैठे संग्राम चौधरी, विक्रम और घर के मुखिया जोरावर चौधरी को भी ये रिश्ता फायदे का ही लग रहा था। आखिर सोना के पापा देवराज सिसोदिया एक जाने माने कारोबारी थे। बस कुलवंती और अनिमेश को ही ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था, भले ही उनके रीज़न अलग अलग थे। आई एम सॉरी, आप लोग बैठिए, मुझे कुछ काम है। अर्धांग वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़कर बोला तो नयनतारा आगे बढ़कर आ गई। हेलो अर्धांग। हाय, वो सीढ़ियों पर बढ़ते हुए बोला। उसने पलट कर उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई। बस यही मुझे चाहिए। उसने पलट कर देवराज की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया तो उन्होंने भी पलकें झपका दी। आप सबको नहीं लगता कि एक बार अर्धांग से इस बारे में बात करनी चाहिए? उन सब के खुद फैसले लेने के कार्यक्रम को देखते हुए अनिमेष बोला। क्यों जीजू, आप नहीं चाहते कि आपके भाई की किस्मत आपके जैसी हो, उसे भी एक सुंदर एजुकेटेड बीबी मिले? यस नयन, बिल्कुल चाहता हूँ, पर वैसी लड़की हो भी तो। वो धीरे से बोला तो पास बैठी सोना ने उसका हाथ दबा दिया। क्या कहा जीजू आपने? कुछ नहीं नयन, सब ठीक होगा। एक बार अर्धांग भैया से दादाजी बात करेंगे, वो मान जाएंगे। सोना बात बदलते हुए बोली। ओके दीदी, अब मुझे वेट नहीं करना, आपका देवर तो मुझे चाहिए ही, वो अपने बालों को झटक कर बोली। तो वहीं बैठी कुलवंती सुलग उठी। जानती भी हो इसकी आदतें क्या है, या फिर ऐसे ही जुल्फे झटक रही हो? पैदाइशी जिद्दी और मनमौजी है वो। जान लेंगे मदर इन लॉ, वो भी जान लेंगे, आप क्यों चिंता करती हैं? आई ही इसलिए हूँ, अब यहीं तो रहना है, वो भी बेशर्मी से बोली।
इतना सहज नहीं है होने वाली बहू रानी, भले ही जना ना हो उसे, पर उसकी आदतें हमने भी पढ़ी है। ये जो नज़र तुम पर उठी तक नहीं है, इसका मतलब तुम अभी समझी नहीं। उसकी नज़र उसी पर पड़ती है जिसे वो देखना चाहता है, और जिस पर नहीं पड़ती उस पर कभी नहीं पड़ती, समझी तुम? वो बोली तो नयनतारा तिलमिला उठी। उधर अर्धांग ने रूम में आकर कपड़े चेंज किए, फिर छत की तरफ नज़र घुमाकर गौरांगी का नंबर ट्राई किया। बेड पर उल्टी लेटी गौरांगी बेतहासा रोए जा रही थी। एक एक बात उसके दिल को छलनी कर चुकी थी। तभी उसे अपना फ़ोन रिंग होता सुनाई दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उठाकर देखा अर्धांग का था। उसने गुस्से से फ़ोन उठाया और शुरू हो गई। मुझे तुम फ़ोन मत किया करो, कहा था ना हीरो मत बनना, सबक दे दिया है मैंने उन्हें, पर नहीं, तुम मेरी सुन लोगे तो तूफान नहीं आ जाएगा, सूरज उल्टी दिशा से नहीं निकल जाएगा। सवाल मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो क्या करूं? तुम्हारे सामने नाचने लगूं तो सुनोगे मेरी बात? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे, समझे तुम? क्यों जीना हराम कर रहे हो मेरा? अब बोलो, या फिर मुंह पर टेप लगा कर बैठे हो? वैसे तो हर टाइम अपनी ही सुनाते रहते हो गया है या और कुछ बाकी है? वो वैसे ही बेहद आराम से बोला। मैं अब बोलते बोलते थक गई हूँ। गौरांगी अपने आंसू हाथों से पोंछ बच्चों की तरह सिसकते हुए बोली। पहले रोना बंद करो, हर बात समझाता नहीं हूँ तो क्या तुम समझती नहीं हो? जरूरी था तो गया था। किसी भी लड़की को उसको बिना मर्जी टच करना गलत है, और फिर मुंह मोड़ लेना मेरी आदत नहीं है। और फिर वहाँ पर बात तुम्हारी थी, कैसे कोई तुम्हें छू सकता है? तुम्हें तो मैं खुद अपने मन की हर गलत फीलिंग हटाकर टच करता हूँ, तो किसी का गलत नज़र से देखना कैसे सह लेता? वो बेड पर लेटकर उसकी सिसकियों से बढ़ती हुई अपनी बेचैनी को बर्दाश्त कर बोला। उसका रोना अब उसे वाकई तकलीफ दे रहा था। सिसकी लेना बंद करो बाबू, वो धीरे से बोला तो गौरांगी अपने ख्यालों से बाहर आई, जो उसकी बात सुन ना जाने किस सोच में चली गई थी। क्या इसी को प्रेम कहते हैं जो वो महसूस कर रही थी? जो गलत होते हुए भी आज दुनिया का सबसे पवित्र भाव उसे महसूस हो रहा था। उसकी बात सुन क्यों वो हर बात भूलने सी लगती थी? नहीं, ये गलत है, वो खुद से बोली और होश में आ गई। मैं फ़ोन रखती हूँ। पहले बताओ, रो क्यों रही थी? मेरा मन था रोने का। पागल वागल हो क्या? हाँ पागल हूँ। अब खुश? इसलिए कहती हूँ छोड़ दो पीछा, कहीं सर्वर फोड़ दिया तुम्हारा फिर। दौरे आते हैं मुझे पागलों को हैंडल करना बचपन से आता है, वो बड़े आराम से बोला तो गौरांगी घर में हुई बातें भूल गई और उसकी बात सुन गुस्से से तप उठी। उसकी बातों से वो हमेशा हार ही क्यों जाती है? उसने 2 मिनट फ़ोन को घूरा और उसके बाद फ़ोन काट स्विच ऑफ कर लिया। फिर वही बातें उसके दिमाग में आ गई और उधर अर्धांग कुछ डिस्टर्ब सा हुआ। उसका रोना बेवजह तो ना होगा, सोच वो रूम से बाहर निकल वहीं आकर खड़ा हुआ और सिगरेट निकाल होठों पर लगा ले। क्या? अनुराधा चीखी तो सुप्रिया ने उसका मुंह दबा दिया। क्या कर रही है? पूरे घर को इकट्ठा करेगी? तू सुन रही है? वो हीरो इसके पीछे है। वो उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर बोली तो ना चाहते हुए भी आराधना को हंसी आ गई। रात का 1 बज चुका था और वो सभी चुपके से गौरांगी के कमरे में आकर पूरी बात जान रहे थे। आखिर गौरांगी इतना गलत करेगी ये उनमें से किसी ने नहीं माना था। जैसे ही गौरांगी ने पूरी बात बताई सभी को अभिलाष पर गुस्सा आया, पर ये जान कर कि अर्धांग उसमें इंटरेस्टेड है। अनुराधा का ये एक्शन तो नॉर्मल है। दिल तोड़ दिया हमारा तूने। कहाँ किस नज़र से उसे देखते थे और कहाँ अब किस नज़र से देखना पड़ेगा? सुप्रिया भी मुंह बनाकर बोली। चुप करो, किसी ने सुन लिया तो तुम लोगों का तो पता नहीं। मेरा राम नाम सत्य होना तय है। वैसे भी मुझ पर तो किसी को वैसे भी भरोसा नहीं है, गौरांगी भरे गले से बोली। वो बोली तो सब खामोश हो गए। आराधना ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा। पर हम सब तो तेरे सच को समझते हैं ना? मुझे लगता तो था अभिलाष को देख कर कि वो ठीक नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा, बहुत गलत सोच है उसकी, पर घर में कोई कुछ सुनने को तैयार कहाँ होगा। और गौरांगी, अर्धांग भी टेंशन वाली बात है। हम लोग तो उसे देखते तक छिप कर थे कि कहीं घर वालों को पता चला तो घर से निकाल दिए जाएंगे। और यहाँ तो तुम समझ रही हो ना? अनुराधा आदत से विपरीत बहुत गंभीर होकर बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसके मैटर में। गौरांगी अपना सर पकड़कर बोली। समझना तो होगा गौरांगी, जानती हो ना घर का माहौल हमारे कैसा है।
घर नई छावनी बन जाता है जब ताऊ जी का आगमन घर में हो जाता है। और ललिता बुआ वो तो चलती फिरती एजेंट है, इधर की बातें उधर कैसी करनी है ये उन्हें अच्छे से आता है। मेरी माँ है वो। सुप्रिया आंखें चढ़ाकर अनुराधा से बोली। हाँ तो तुम्हें भी कोई अलग ट्रीटमेंट वो नहीं देती, ले आएंगी तुम्हारे लिए कोई संस्कारी मैटेरियल। अच्छा तो तू कहना क्या चाहती है कि सामने वाले घर में इसकी शादी तू सोच भी सकती है? अरे दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर होगा वही जो तय हो चुका है। चुप रहो तुम दोनों, कुछ तो सोचो, बोल क्या रही हो? आराधना बोली तो वो दोनों चुप होकर बैठ गए। गौरांगी तुम अर्धांग को समझाओ और हम घर में बात करने की कोशिश करेंगे, यही ठीक है। वो बोली तो गौरांगी ने भरे हुए गले से सिर हिला दिया। अगले दिन सब कॉलेज के लिए तैयार हो गए सिवाय गौरांगी के। वो रूम से बाहर भी नहीं निकली थी। अनुराधा और सुप्रिया जैसे गेट से बाहर निकली, अर्धांग उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो आज सुबह ही किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एससीपी से मिलने गया था। वही वी नेक ब्लैक टी शर्ट, ऊपर से कैप वाली जॉकेट, नीचे वाइट जींस पहने, सिल्की बाल जो सुबह की ओस से भीगे भीगे लग रहे थे। मोबाइल को देखता हुआ माथे पर बल लिए कुछ कर रहा था। इसे जीजा बोलना भी पाप है। अनुराधा गहरी सांस लेकर बोली तो सुप्रिया ने उसके पीछे से चपत लगाई। पागल हो गई है क्या? किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी पीछे से भागती हुई प्रिया और गुड़िया आ गई। सामने का नज़ारा देख वो भी उनमें शामिल हो गई। हाय, देखकर ही सारी सर्दी दूर हो गई। वैसे गौरांगी कहाँ है? उसकी शादी हो रही है ना, तो अब से वो कॉलेज नहीं आएगी। सुप्रिया तेजी से बोली कि अर्धांग के कानों तक ये बात पहुंच जाए। 1 महीने तक? हाँ तो और क्या, आखिर शॉपिंग कितनी होती है लड़कियों की, और फिर बाहर निकलने से ग्लो भी चला जाएगा धूप में। पिछले 1 महीने से धूप निकली कहाँ है? गुड़िया तुरंत बोली तो अनुराधा ने उसको कोहनी मारी। फिर अर्धांग की तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए वो साइड से होते हुए निकल गई। सुनना, कल एक आइटम आई है इसके घर, छोटी सी ड्रेस पहनकर। आगे की बात शुरू हो गई। कौन है? वो जो अनिमेश भाई की बीबी है ना, सोना, उनकी बहन है। बड़ी स्टाइलिश है यार, मुझे तो लगता है लाइन मार रही है अपने हीरो पर। अब वो हमारा हीरो कहाँ रहा है? उसकी हीरोइन उसे मिल गई है। वो अफसोस से बोली। तुमने कुछ कहा? नहीं तो अब चलो कॉलेज और पढ़ लो, तभी ऐसे हीरो लाइन देंगे, वरना हाथ से फिसल किसी और की गोद में जाकर गिरेंगे। अनुराधा बोली। फिर सुप्रिया को इशारा किया। वहीं पीछे खड़े केशव को एकटक प्रिया को देखते देख पीछे से उसका टिफिन देने आई आराधना बोली। पसंद करते हो? नहीं तो, केशव सकपकाते हुए बोला। तो ठीक है, मैं तो आपका रिश्ता अपनी दूर की ननद से करवाने वाली हूँ, इसलिए कन्फर्म कर रही हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं करूँगा शादी, केशव तुरंत बोला तो आराधना हंसते हुए अंदर चली गई। कम से कम एक रिश्ता तो इस घर में किसी के मन का होगा। आखिर कुल और संस्कारों में प्रिया उनके टक्कर की थी, वरना उन भाई बहनों की किस्मत कहाँ ऐसी थी कि खुद की पसंद से वो शादी कर सके। उधर अर्धांग के कानों में जैसे ही उन सब की बातें पड़ी, गुस्से और जलन से वो भर उठा। उसने गौरांगी का नंबर लगाया, जो मैडम ना तो कल से छत पर आई थी और न ही बात कर रही थी। वो पीछे गुस्से से मुड़ा ही था कि गौरांगी का नंबर ट्राई कर रहे हो? सुप्रिया की आवाज़ आई, जो अनुराधा को प्रिया और गुड़िया के साथ भेज उसे पूरी बात बताने आई थी। उसने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा, फिर उधर उधर देख कुछ दूरी पर चलते हुए उसकी बात सुनने लगा। इतना तो वो उसके कहने से ही जान गया था कि सब पता है उसे। कल बहुत तमाशा हुआ था घर में। गौरांगी का कॉलेज भी बंद ही है समझो, इसलिए थोड़ा दूर ही रहो उससे। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। ये बहुत मुश्किल है। अर्धांग गहरी सांस लेकर बोला। जानते हो ना हमारे घरों की कहानी। फिर भी वो थोड़ा धीरे से बोली तो अर्धांग खामोश हो गया। उससे कहना कि बात करे मुझसे। बोल वो वापस पीछे मुड़ गया और सुप्रिया उसे जाते हुए देखने लगी। एक फासले से वो उससे बात कर रहा था, इधर उधर देख भी रहा था कि कोई देख ना ले, जिससे कोई उस पर उंगली उठाए। नज़र तक नहीं उठाई उसकी तरफ। वो हल्का सा मुस्कुराई। लड़के में कुछ तो बात है, सुप्रिया खुद से ही बोली। उधर गौरांगी ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, अर्धांग की कॉल्स के मैसेज आना शुरू हो गए और चंद सेकंड में उसका कॉल भी आ गया। क्या है? उसने तुरंत फ़ोन उठाकर कहा। सही से बात करो, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, वो सख्ती से बोला। तो
चुप रहो और सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो। नहीं दूंगी, गौरांगी पलट कर बोली तो अर्धांग ने गुस्से से अपने बाल पीछे किए। कहा ना हाँ और ना, वरना अभी के अभी घर पर आकर बात करूँगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए सोचकर चुप हूँ। गौरांगी सहम गई, जानती थी अर्धांग की कोई भी बात ऐसे ही नहीं होती, वो जो कहता है वो कर सकता है। पूछो, घर पर तुम्हारी बहनों को तुमने मेरे बारे में बताया? हाँ, कल घर पर कुछ हुआ था, कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम खुद पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। वो धीरे से खुद से बोली। मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला है। मुझसे मिलने आना। नहीं, वो तपाक से बोली। तुमने मेरी किसी भी बात को ना मानने की कसम खा रखी है। देखो गौरांगी, तुम्हारे मामले में मजबूर हूँ तो फ़ायदा मत उठाओ। मुझसे मिलना है तुम्हें, वरना अब तुम्हारी बहनों से हेल्प लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुमने तो वैसे भी काम आसान ही कर दिया है मेरा, जानती हो ना वो मना नहीं करेंगी। उसकी बात सुन गौरांगी समझ गई, अगर उसने अपनी इस सुंदर सी शक्ल से अनुराधा और सुप्रिया से कुछ कहा तो वो तो वैसे भी उसको देख आधा दिमाग अपना लगाना छोड़ देती हैं, और यहाँ तो वो खुद उनसे कुछ कहेगा। ठीक है, मैं रात को आऊँगी छत पर। गुड, अच्छे से साल ओढ़ लेना, ठंड होगी। रजाई ओढ़ कर आ जाऊँ? नो प्रॉब्लम, मुझे तो बस तुम्हारे चेहरे से मतलब है। ताना भी नहीं समझता। अभी के लिए मुझे तुम्हें बहुत कुछ समझाना है तो टाइम से आना। वो बोली और फ़ोन रख दिया। प्रेम कहाँ सीमाओं को मानता है, उसे तो जिससे होना होता है वो हो ही जाता है। सही गलत तो हम लोग उसमें ढूंढ लेते हैं। बस एक बात समझ लीजिए, अट्रैक्शन और प्यार दोनों एकदम विपरीत होते हैं, मगर कभी ये समझ ना आए तो अपनी आंखें बंद कीजिए। मन में कृष्ण की मूरत को देखिए, वो तुरंत आपके दिल को सब समझा देगा। किसी को कही हुई बात गौरांगी के दिमाग में आई तो उसने आंखें बंद की। वही प्रेम से भरी हुई आंखें दिखाई दी जो सिर्फ उसके लिए उठती थी, अर्धांग की आंखें। उसने आंखें खोल गहरी सांस ली, जैसे जानती हो यही होगा, पर उसने प्रेम से जीने के साथ आज अपने धर्म को भी चुना था, एक बेटी होने के धर्म को। इसलिए वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे उसका प्रेम गलत नज़र से देखा जाए। कोहरे की चादर समेटे आज रात कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, सभी लोग सोने जा चुके थे, बस गौरांगी की ही आंखों से आजकल नींद गायब सी रहती। उसने पास में सो रही कुक्कू को प्यार किया और उठकर खड़ी हो गई। छत पर आकर उसने सामने देखा, अर्धांग वहाँ नहीं था। मुझे यहाँ इतनी ठंड में बुलाकर खुद गायब है, वो खुद से बोल जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने एक काली परछाई देख वो चीखने को हुई तो अर्धांग ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पूरे मोहल्ले को यहीं बुला लो, इतनी तेज चीख कर वो धीरे से उसके मुंह से हाथ हटाकर बोला। हाँ तो भूतों की तरह आ जाओगे तो यही होगा ना। और तुम यहाँ आए कैसे? गाड़ियों के साथ साथ खुद को भी उड़ाना सीख गए हो क्या? किसी ने देख लिया तो ना जाने क्या होगा, वो एक सांस में बोली। अब आधी रात में स्टंट करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, जो इधर से उधर कैसे करते हैं ये बताऊं। हाँ तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हे काना, मैं क्या करूं? कौन सी मनहूस खड़ी थी जो तुमसे मिली मैं? वो बोली तो उसने उसे घूरा। गौरांगी खामोश हो गई और नज़र झुका उसके सामने खड़ी हो गई। यही तो खासियत थी उसकी, वो तब तक बोलती जब तक अर्धांग उसकी सुनता, और जैसे ही वो बोलने को होता तो गौरांगी उसकी आंखों से समझ चुप हो जाती। सबसे पहले तो उसने हल्की सी रोशनी में उसे अच्छे से करीब से देखा। ब्लैक सलवार सूट, उस पर स्वेटर, उसके ऊपर ऊनी शॉल, खुले हुए हल्के से बिखरे बाल, कानों में छोटी सी बालियां और नाक में वही अर्धांग का दिल चुराने वाली नथ। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को हथेलियों में भर लिया। जानता हूँ तुम क्यों मुझसे उखड़ी सी रहती हो, तुम्हारी आंखें मुझे सब समझा देती हैं, कुछ छिपा नहीं है मुझसे, पर मैं मजबूर हूँ, नहीं रह सकता मैं तुमसे दूर। मुझे मरने तक का डर नहीं है गौरांगी, बस तुमसे दूर होने का डर होने लगा है। सब कुछ किया करो, मुझसे लड़ लिया करो, चाहे जितना कोस लिया करो, पर मुझसे बात किया करो। पहली बार जिंदगी अच्छी लगी है मुझे गौरांगी, क्योंकि जिंदगी तुम हो, अर्धांग का दिल हो तुम। तुम्हारे अलावा आज तक इतने हक से मैंने किसी को नहीं देखा और ना कभी देखूंगा। जानती हो, आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हें पहली बार इस छत पर देखा था और उस दिन से कभी नहीं भूला।
बहुत कोशिश की कुछ ना कहूँ तुमसे, पर नहीं हो पाया ऐसा। आई लव यू गौरांगी। वो उसकी नथ को अपने होठों से चूम कर बोला तो गौरांगी की खुली हुई आंखें बंद हो गई। आंखों से आंसू गालों पर आ गए। दिल ना जाने कितने एहसासों से भर उठा। वो तो बस शब्द आज दे रहा था, समझ तो वो बहुत पहले ही गई थी कि उसकी आंखें क्या कहती हैं और क्या हक वो उस पर जताता है। वो तो भूल ही गई कि वो उससे कहने क्या आई थी। हमेशा की तरह उसकी आगे वो कहीं खो सी गई। हल्के से बरसते हुए कोहरे की वो बूंदें उन दोनों की प्यार की गर्माहट को कम नहीं कर पा रही थी। वहीं जलती हुई पीली सी स्ट्रीट लाइट उन पर पड़ती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी जिसकी कोई उपमा ही नहीं। प्यार की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। अगर प्यार वाकई सच है तो आपकी नज़र में हर जगह खूबसूरत बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी। आज बोल दिया, अब दोबारा ये सवाल नहीं कि ये सब तुम क्यों करते हो। पूछा तो सोच लेना तुम, वो धीरे से बोला। गौरांगी उसकी बात सुन फिर तब गई। वो जल्दी से उससे अलग होकर कुछ झेप कर बोली, हाँ ये भी एहसान किया है मुझ पर। सुनाई दे रहा है मुझे, तो सुनाने के लिए ही बोला है। तो इतनी धीरे से क्यों बोलती हो, थोड़ा तेज बोल लिया करो। यहाँ फिल्म चल रही है, जो स्पीकर लगा कर बोलो ताकि तुरंत रेटिंग मिल जाए। आई लव यू का पलट कर जवाब भी देना होता है। मैंने कुछ सुना ही नहीं, वो पीछे पलट कर बोली। उसकी तो मुझे पहले ही उम्मीद थी कि कान बंद ही होंगे तुम्हारे। खैर अब तो खुल चुके हैं कान, तो अभी के अभी गले लगो, या फिर ये भी मैं खुद ही कर लूँ। नहीं, गुड, इसका मतलब सुनाई दिया है इस बार, इसलिए जो कहा है तुरंत करो, वो बोला। लेकिन गौरांगी वैसे ही खड़ी रही। गौरांगी, अर्धांग ने हल्के से गुस्से से पुकारा तो उसने पलट कर देखा। उसकी आवाज़ के गुस्से को समझ गौरांगी खुद ब खुद उसके सीने से लग गई। कितना भी वो खुद की चला ले, अर्धांग का गुस्सा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। अर्धांग भी तुरंत शांत हो गया। उसने उसे बाहों में कस लिया। एक सुकून की गर्माहट उसके जहन में उतर गई। इतने दिन से घर वाले जो एक अविश्वास का दंश उसे दे रहे थे, वो आंखों से अविरल बहने लगा। बचपन से कितना सोचा उसने घर वालों के लिए, फिर भी जरा सी चूक उसके ऊपर भारी हो जाती है। एक पल को वो सुकून खुद में उतार लेने के लिए वो स्वार्थी बन गई और अच्छे से उसकी शर्ट मुट्ठी में भर उसके और करीब हो गई। अर्धांग ने भी उसका सिमटना महसूस कर और अच्छे से उसे खुद में जकड़ लिया। किस्मत होती है हमारी, जो कोई ऐसा मिले जो आपकी किसी भी बात पर आपको कभी जज ना करे। वो अदा अर्धांग में थी। इतनी ठंड में उसके तन पर सिर्फ शर्ट को महसूस कर गौरांगी झटके से उससे अलग हुई। अभी कोई नहीं देख रहा जो सिर्फ शर्ट में हीरो बने घूम रहे हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर रजाई ओढ़कर कूदता तो तुम्हारी छत पर नीचे गली में गिरकर हाथ पैर टूट गए होते। वो उसके यूं अचानक अलग हो जाने से कुछ चिढ़कर बोला, तो कूदने की ज़रूरत क्या थी, वहीं से बात कर लेते। मेरा दिमाग ना खराब करो, जो मन होगा वही करूँगा, समझे तुम। अच्छा, तो मेरा भी मन है अभी इस छत से सीधा नीचे कूद जाऊं। हाथ पैर तोड़ने हैं तो लाओ, मैं ही तोड़ देता हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। वो बोला तो गौरांगी चिढ़ते हुए आगे आई और खुद की साल उसे उड़ा दी। अर्धांग ने भी पीछे हटते हुए उसके कदम खुद की तरफ खींचकर रोक दिए और शॉल के दोनों कोनों को पकड़ उसे भी खुद के करीब कर लिया। तुम्हें नहीं ठंड लगेगी अब, वो धीरे से बोला तो वो नज़र चुराने लगी। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ शॉल को पकड़े हुए उसकी कमर पर महसूस कर एक अजीब से एहसास से वो घिर चुकी थी। पूरा शरीर उसकी शरीर के स्पर्श से कांप सा गया था, जिसे अर्धांग ने साफ महसूस किया था। उसके गुलाबी से होठ उसे बेचैन सा कर रहे थे। नींद तो नहीं आई। उसने खुद के दिमाग को डाइवर्ट करते हुए बात शुरू की तो उसने नामी सिर हिलाया और बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा। भीगे भीगे से सिल्की बाल जो उसकी आंखों की पलकों को छू रहे थे, सुर्ख लाल होठ, सफ़ेद रंगस जो रात की अंधेरे में चाँद की चांदनी की तरह चमक रही थी। अनुराधा और बाकी लड़कियां सच कहती हैं, वो वाकई किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार ही तो था। कोई उसे इस रूप में देख कैसे ना अपना दिल हारे। गौरांगी सोचकर ही जलन से भर उठी। अनायास ही उसकी उंगलियां उसकी आंखों पर आए बालों को पीछे करने के लिए उठ गईं। उसे ऐसा करते देख अर्धांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करने के लिए।
कितना खूबसूरत सा ख्वाब जैसे लग रहे। तो वो दोनों इस एकांत में भी कोई भी और भाव उनके मन में था ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करने की इच्छा ही तो थी। यही तो प्रेम है, लोग जिसे वासना का नाम देते हैं। एक बार यूं ही बस मन की भावनाओं से उसे महसूस तो करो, किसी और भाव की ज़रूरत ही क्या है। समझ सको तो प्रेम को जिस्म तो बस एक जरिया है, असली खेल तो आंखों का है, दिल का, आत्मा का है। इस एक वक्त में गौरांगी सब कुछ भूल गई थी। ऐसा नहीं था उसे इतना होने के बाद अपने माँ बाप से कोई शिकायत थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो और भी डर सी जाती थी उनके लिए सोचकर। अचानक कुछ याद आते ही वो पीछे हटने को हुई, पर उसकी जकड़ से छूट न पाई। वो, अब मुझे जाना होगा, तुम भी जाओ। वो उससे छूटने की नाकामयाब कोशिश कर बोली। कोशिश मत करो, मुझसे दूर होना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। मैं खुद दूर होना चाहूँ तब। वो एकदम ना जाने क्या सोचकर बोली। तब भी नहीं। वो आंखों में उसकी बात सुन आए गुस्से और उससे उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कसकर बोला, मेरे लिए भी नहीं, मेरी खातिर भी नहीं, मेरी कसम हो फिर भी नहीं। गौरांगी उसकी पकड़ से हो रहे दर्द और उसके गुस्से से सहम भरी आंखों से बोली, तो वो कमजोर पड़ गया। उसकी छलक आई आंखों को देख उसकी पकड़ कमर से हट गई। तुम्हारे लिए तो कुछ भी, जान भी, पर कभी ये कहना मत, क्या पता बर्दाश्त होगा भी या नहीं मुझसे। बोल। वो पीछे मुड़ गया, साल हटा उसकी तरफ बढ़ा दी, बिना उसकी तरफ देखे। गौरांगी तड़प उठी। उसकी आंखों की बेरुखी और नाराजगी वो जान चुकी थी। वो बिना बोले साइड से निकल एक तरफ खुली हुई छत पर गया, जहाँ से हवेली की छत की खुली हुई छत आमने सामने थी। वो 2 कदम पीछे गया और भागकर एक छलांग लगाई और सीधा किनारे पर गिरा। खुद को बैलेंस कर उसने मुड़कर देखा। गौरांगी ने डर कर आंखें बंद कर ली, जैसे वो कहीं गिर ना जाए। पर अर्धांग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो रुका नहीं और सीधा रूम में एंट्री ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। गौरांगी ने आंखें खोली जो आंसुओं से भरी हुई थी। गौरांगी उसकी नाराज़गी समझ ना पाए, ये तो असंभव था। वो सिसक पड़ी और मुड़कर नीचे चली गई। और अर्धांग ऐसे कैसे उसे देखने का मौका जाने देता। खिड़की के पास खड़ा हुआ उसने उसे जाते हुए देखा तब तक, और उसकी वो नम आंखें तो उसने तुरंत महसूस कर ली थी। पर उससे दूर होने की बात खुद भी नहीं सोचता तो वो तो उससे बोल रही थी, तो उसका गुस्सा होना तो जायज़ था। कान्हा! सुबह सुबह विविधा के चिल्लाने की आवाज़ सुन गौरांगी की आंख खुल गई। रात को देर से सोने की वजह से वो सुबह सो गई थी। वो उठकर आंगन में आई, जहाँ कुक्कू ने जाने क्यों रोए ही जा रही थी और आराधना उससे हलकान हो रही थी। आज धूप के दर्शन हो रहे थे। लाइए दीदी, मैं ले लेती हूँ। गौरांगी उसके पास बैठकर बोली। आजकल वसुधा और बाकी घर के बड़ों से उसकी कम ही बातचीत होती है। वो कुक्कू को लिए खड़ी ही थी कि तभी कान्हा भागता हुआ आया। कहाँ घूमता रहता है, अभी के अभी जाओ दूध लेकर आओ। कुक्कू कब से रो रही है, सुबह दूध वाला आया ही नहीं। आपको तो यही लगेगा कि मैं घूम ही रहा हूँ सुबह से, सभी काम मुझे ही दिए जा रहे हैं। कोई बुकिंग के पैसे भी भिजवा रहा है, कोई ताऊ जी दुकान पर छोड़ाने को कोई बुकिंग के पैसे भिजवा रहा है, कोई ताऊ जी को दुकान पर छोड़ाने को बोल रहा है, और अब ये सुबह से चाय तक नहीं मिली है। कान्हा झल्लाकर विविधा से बोला, ले पी चाय, जल्दी फिर जा। आराधना ने उसके हाथ में कप देकर कहा। उधर अनुराधा और सुप्रिया सुबह से आज ललिता बुआ के बताए कामों को करने में लगी हुई थी। अरे वसुधा, कुछ दिन नाई बचे हैं शादी के, सभी सुहागन पहले से ही तय कर लो। इस बार मोहल्ले में कई शादी है, फिर कहोगी जीजी बताया नहीं। हाँ जीजी, कल ही मेरी प्रिया की मम्मी से बात हुई, वो ये सब कर लेंगी। अब पास पड़ोसी होने का कुछ तो फायदा मिलता ही है। प्रिया का नाम आते ही आराधना के दिमाग में एक बात आई। माँ सुनो ना, वो मैं कह रही थी कि प्रिया कैसी लगती है आपको? अच्छी है? नहीं, मतलब मैं केशव के लिए पूछ रही थी। वो एकदम बोली तो विविधा और वसुधा, ललिता सभी के कान खड़े हो गए। कैसी बात करती हो आराधना, जानती हो ना शादी ब्याह के फैसले तेरे पापा ही लेते हैं। और क्या केशव कुछ कह रहा था? नहीं माँ, आप तो जानती हैं उसे, मुझे ही लगा बस। और आपकी यही आदत है, हम बच्चों पर तो भरोसा ही नहीं है आपको। आराधना बोली, वाकई अब चिढ़ चुकी थी। कैसी बातें करे है छोरी, घर की बड़ी है फिर भी। अरे तुझे ही देख कर सीखेंगे सभी। और ज़माना देख रही हो, आजकल के बच्चे कुछ करने से पहले सोचते हैं भला।
ललिता बुआ का इशारा किस तरफ था गौरांगी समझ गई थी। वो सीधा कुकू को लेकर छत पर निकल गई। उसके जाते ही आराधना वसुधा से बोली, माँ, गौरांगी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत हो। कम से कम थोड़ा सा यकीन तो करो। क्या मालूम अभिलाष वाकई गलत हो। वो बात पूरी बोल ही पाई थी कि पीछे से आए श्याम मोहन ने उसे टोका। कैसी बात करती हो आराधना, जानती हो लड़के वालों ने दहेज की मांग तक नहीं की और अभिलाष जी ने सगाई से लेकर शादी तक का आधा खर्चा उठाया है। आज ही मिले थे मुझे, और तो और उस दिन की किसी भी बात का जिक्र तक उनकी जबान पर नहीं था। सारी बुकिंग कर ली उन्होंने। बड़े भले हैं वो। बोले तो सबने एकटक आराधना को देखा। आप लोगों से बात ही करना बेकार है, बोल आराधना वहां से उठ गई। जैसे ही नहाकर अर्धांग शर्ट पहनने के लिए बेड की तरफ बढ़ा, दरवाजे पर हुई आहट से उसने मुड़कर देखा। नयनतारा उसे नज़रों में उतारती हुई खड़ी थी। उसने जल्दी से शर्ट उठाकर पहन ली। वाइट जीन्स पर ब्लैक शर्ट, अभी नहाकर निकलने से हुई गुलाबी सी रंगत, वो बड़ा दिलकश लग रहा था। तमीज़ घर पर छोड़कर आई हो क्या? अर्धांग उसकी नज़र खुद पर बर्दाश्त ना कर पाने की हद को इग्नोर कर बोला। तुम्हारे मामले में तमीज़ दिखाकर मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती। अगली बार नॉक करके आना, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे बिना मर्जी डिस्टर्ब करे। तुम मेरे हो तो तुम्हारी मर्जी भी तो मेरी हुई ना। ना मैं तुम्हारा हूँ और ना मेरी मर्जी तुम्हारी है। अगली बार तमीज़ से पेश आना। मेरे भाई की साली हो, इस घर की मेहमान हो तो वहीं तक रहो। बोल वो उसके साइड से निकलता हुआ बाहर चला गया। उसके परफ्यूम की खुशबू नयनतारा के तन बदन को महका गई। यार, ये तो पागल कर देगा, वो पीछे से कातिल मुस्कान से बोली। नयनतारा को अर्धांग के रूम के दरवाजे पर खड़ा देख गौरांगी को अजीब सा लगा, जो छत पर कुकू को लेकर आई थी। ऊपर से अर्धांग भी रूम से बाहर निकला और गौरांगी की तरफ देखा तक नहीं। वो अंदर ही अंदर तिलमिला उठी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।